हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन मेंबर्स। आज के टॉपिक में हम टेंशन मेंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के टेंशन मेंबर होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेशन और टेंशन मेंबर को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और क्या क्या फैक्टर का ध्यान रखा जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंशन मेंबर क्या होते हैं। तो ऐसे मेंबर जिनके एंड्स पर पुलिंग फोर्स एक्ट करता है, उस प्रकार के मेंबर को हम बोलते हैं टेंशन मेंबर्स। और ये जो पुलिंग फोर्स एक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेंबर टेंसाइल फोर्स को कैरी करते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, टेंशन मेंबर्स। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो टेंशन मेंबर के एग्जांपल हैं वायर्स एंड केबल्स। तो जो हमारे दो पोल्स के बीच में वायर हैंग करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोल्स हों या टेलीफोन के पोल्स हों, उन पर जो वायर हैंग करता है वो हमारा किस प्रकार का मेंबर है, टेंशन मेंबर। नेक्स्ट है हमारा बार्स एंड रॉड्स। तो हम घरों में जिस रॉड से या जिस बार से हम फ़ैन को हैंग करते हैं, फ़ैन को लटकाते हैं, वो हमारा किस प्रकार का मेंबर होता है, टेंशन मेंबर। नेक्स्ट है मेरा प्लेट्स। तो प्लेट गर्डर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें से कुछ प्लेट्स पर टेंशन आता है, कुछ प्लेट्स पे कंप्रेशन आता है। तो प्लेट भी हमारा किसका एग्जांपल हो गया, टेंशन मेंबर का। नेक्स्ट है मेरा रोल्ड स्टील सेक्शन। रोल्ड स्टील सेक्शन क्या होते हैं, ऐसे सेक्शन जिनको हॉट करके रोल किया जाता है, उस प्रकार के सेक्शन को हम बोलते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन। तो हम डिफरेंट रोल्ड स्टील सेक्शन को भी एज अ टेंशन मेंबर यूज़ करते हैं। जैसे हम एंगल सेक्शन को, मोस्टली ट्रसेस में हम एंगल सेक्शन का यूज़ करते हैं और उन एंगल सेक्शन को हम एज अ टेंशन मेंबर भी यूज़ करते हैं और एज अ कंप्रेशन मेंबर भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के टेंशन मेंबर्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेंशन मेंबर में अलाउबल या परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है। तो जो भी मेरी स्टील की यील्ड स्ट्रेस है Fy, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, यील्ड स्ट्रेस इन स्टील, उसका 0.6 टाइम्स हमारा टेंशन में अलाउबल स्ट्रेस होता है। ए का मतलब है अलाउबल स्ट्रेस, टी का मतलब है टेंशन। तो सिग्मा AT हमारा क्या हो गया, अलाउबल स्ट्रेस इन टेंशन। और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हम टेंशन में कितनी लेते हैं, 0.65 Fy। ये हमें कहाँ से मिली, ये हमें मिली IS 800, जो हमारा स्टील का कोड है उससे। तो हमें कोड ने रिकमेंड किया है कि जहाँ भी हमें टेंशन मेंबर डिज़ाइन करना होगा तो हम अलाउबल स्ट्रेस कितनी लेंगे, 0.6 Fy। नेक्स्ट है मेरा स्लेंडरनेस रेशो। तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है L इफेक्टिव अपॉन R। L इफेक्टिव क्या है, मेरा इफेक्टिव लेंथ, और R मिनिमम है मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ गायरेशन के रेशो को हम बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशो। तो स्लेंडरनेस रेशो क्या है, हमारे किसी भी मेंबर की बकलिंग टेंडेंसी को बताता है। तो जनरली जो टेंशन मेंबर होते हैं उनमें बकलिंग तो होती नहीं है, क्योंकि उनमें टेंसाइल लोड लगता है। तो टेंसाइल लोड के कारण बकलिंग नहीं होती। तो ये जो स्लेंडरनेस रेशो है वो हमारा टेंशन मेंबर में डिज़ाइन क्राइटेरिया नहीं होता। इसको हम कंप्रेशन मेंबर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये एक डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है कि हमारा स्लेंडरनेस रेशो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। बट टेंशन मेंबर के केस में क्या हो जाता है, जहाँ कहीं भी हमारा लोड रिवर्सल का केस आ जाता है, मतलब जहाँ पर हमारा टेंशन मेंबर लोड रिवर्सल के कारण कंप्रेशन मेंबर की तरह एक्ट करने लगे, तो हमारा फिर स्लेंडरनेस रेशो का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लोड रिवर्सल होता किस कारण से है। तो ये लोड रिवर्सल विंड के कारण भी हो सकता है, या किसी एक्सटर्नल लोड के कारण, या अर्थक्वेक के कारण भी हमारा लोड रिवर्सल की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे किसी भी टेंशन मेंबर में स्लेंडरनेस रेशो की मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू क्या होती है। तो अगर किसी टेंशन मेंबर में रिवर्सल जो हो रहा है वो किसी डायरेक्ट लोड के कारण हो रहा है, तो उस केस में
हमारा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरा अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस। तो रूफ ट्रस में हमारा जो टाई मेंबर होता है उसमें अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होता है विंड के कारण या अर्थक्वेक फोर्स के कारण, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो कितना अलाउ होता है, 350। नेक्स्ट है टेंशन मेंबर्स अदर देन प्री टेंशन मेंबर। तो प्री टेंशन मेंबर को छोड़ के हमारा कोई सा भी टेंशन मेंबर हो, चाहे वो वायर हो, केबल हो, प्लेट हो, रोल्ड स्टील सेक्शन हो, किसी भी प्रकार का मेंबर हो जिसमें प्योर टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो उस केस में हमारा स्लेंडरनेस रेशो अलाउबल हो जाता है 400 mm। तो ये स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। जनरली टेंशन मेंबर में मैंने बताया कि डिज़ाइन क्राइटेरिया हमारा स्लेंडरनेस रेशो होता ही नहीं है, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशो बकलिंग टेंडेंसी को शो करता है, बट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के कारण हमें स्लेंडरनेस रेशो का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है मेरा लोड कैपेसिटी ऑफ टेंशन मेंबर। अगर कोई टेंशन मेंबर हमें दिया है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब उसके लोड लेने की क्षमता कितनी होगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। ए नेट हमें लेना है, मतलब नेट एरिया हमें लेना है, और AT है हमारा अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं क्या होगी, 0.6 FY। अब हमारा फोकस रहेगा हम ए नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम देख लेते हैं ए नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मेरा चेन रिवेटिंग का एग्जांपल है। चेन रिवेटिंग क्या होती है और डायमंड रिवेटिंग क्या होती है, ये हम रिवेटेड कनेक्शन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो जाके रिवेटेड कनेक्शन वाले वीडियो में जाके देख सकता है। तो चेन रिवेटिंग क्या होती है, जब हमारे रिवेट्स एक ही लाइन में लाई करें तो उसको हम बोलते हैं चेन रिवेटिंग। तो हमने जब रिवेटेड कनेक्शन पढ़ा था उस केस में भी हमने ए नेट निकाला था। ए नेट का फॉर्मूला होता है हमारा B माइनस नंबर ऑफ होल्स इनटू डायमीटर ऑफ होल इनटू थिकनेस। ये हो जाएगा मेरा नेट एरिया का फॉर्मूला। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारे इस 1-1 सेक्शन पर 3 रिवेट होल लाई कर रहे हैं। तो अगर मेरे इस प्लेट की टोटल विड्थ B है, उसमें से अगर मैं 3 होल की डायमीटर को माइनस कर दूं तो मेरी नेट विड्थ आ जाएगी, और उसमें मैं थिकनेस का इंटू कर दूंगा तो मेरा नेट एरिया आ जाएगा। तो मेरा नेट एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B माइनस 3D इंटू T। अब अगर हम सेक्शन को यहाँ पर भी लेते हैं तो यहाँ पर भी मेरे एक सेक्शन पर कितने रिवेट लाई कर रहे हैं, 3। तो हमारा यहाँ पर भी स्ट्रेंथ सेम आएगी। बट डायमंड रिवेटिंग के केस में क्या होगा, अगर मैं सेक्शन 1-1 लेता हूँ तो यहाँ पे एक ही रिवेट लाई कर रहा है, तो मेरा एरिया हो जाएगा B माइनस D इंटू T। बट अगर मैं सेक्शन 2-2 थोड़ा आगे लेता हूँ तो इस सेक्शन पे मेरे 2 रिवेट होल लाई करेंगे, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, B माइनस 2D इंटू T। सिमिलरली अगर मैं सेक्शन 3-3 थोड़ा सा और आगे लूँ तो उस केस में मेरे 3 होल लाई कर रहे हैं उस सेक्शन पर, तो इस केस में मेरा एरिया क्या हो जाएगा, B माइनस 3D इंटू T। तो हमें हर सेक्शन पर एरिया कैलकुलेट करना है, और जो हमारा मिनिमम एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा मेरा ए नेट। उसी एरिया को मुझे स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन में कंसीडर करके चलना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग। तो स्टैगर्ड रिवेटिंग क्या होती है, जब हमारे रिवेट्स एक ही लाइन में ना लाई करके जिगजैग पोजीशन में, मतलब डिफरेंट लाइंस में लाई करते हैं, तो इस प्रकार की रिवेटिंग को हम बोलते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग। स्टैगर्ड रिवेटिंग में एरिया कैलकुलेट करने के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ पर भी सेक्शन में लूँगा, मान लीजिए ये मेरा सेक्शन मैंने ये लिया, तो B माइनस NDH, N हो गया मेरा नंबर ऑफ होल्स और DH हो गया मेरा डायमीटर ऑफ होल। उसके बाद मुझे प्लस करना पड़ता है S² अपॉन 4G।
अब एस है मेरा दो रिवेट के बीच की डिस्टेंस लोड की डायरेक्शन में, जिसको हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, पिच। ये हम जब हमने रिवेटिंग वाला टॉपिक पढ़ा था तो पढ़ चुके हैं कि लोड की डायरेक्शन में दो रिवेट के बीच की डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं, और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो रिवेट की डिस्टेंस को हम गेज बोलते हैं। तो एस हो गया मेरा पिच और जी हो गया मेरा गेज डिस्टेंस। तो S1 क्या होगा, मेरा रिवेट 1 और 2 के बीच में जो भी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे S1। और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी या जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे G1। तो S1 और G1 हो गया मेरा रिवेट 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस। अब S2 हो जाएगा मेरा रिवेट 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और G2 हो जाएगा मेरा रिवेट 2 और 3 के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। सिमिलरली अगर और रिवेट होंगे तो अगर मान लीजिए एक रिवेट और होता तो हम 3 और 4 के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती उसको S3 बोलते और वर्टिकल डिस्टेंस होती उसको G3 बोलते। तो हमारा फॉर्मूले में और आगे ऐड हो जाता प्लस S3² / 4G3। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला एक्सटेंड करते जाता है। तो अगर स्टैगर्ड रिवेटिंग होगी तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा B - N × DH प्लस S1² / 4G प्लस S2² / 4G प्लस डैश डैश, जितने भी रिवेट होंगे उतनी हमारे पिच की डिस्टेंस और गेज डिस्टेंस आ जाएगी, उतना ही हम ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा स्टैगर्ड रिवेटिंग का नेट एरिया कैलकुलेट होता है। ये जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े ये हमारे किसके लिए हैं, प्लेट्स के लिए। अगर हमारा टेंशन मेंबर प्लेट्स का ना होके किसी और डिफरेंट मेंबर का है तो उस केस में हमारा ए नेट का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। अब हम एंगल सेक्शन के लिए देखते हैं कि हम ए नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये मेरा एंगल सेक्शन है, तो एंगल सेक्शन में क्या होता है, हमारे दो लेग होते हैं। जो हमारा लेग किसी भी अदर मेंबर से या किसी भी प्लेट से कनेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड लेग, और जो हमारा लेग फ्री होता है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। तो हमारा जो कनेक्टिंग लेग होगा उसका हम एरिया A1 लेंगे और जो हमारा आउटस्टैंडिंग लेग होगा उसका एरिया हम A2 लेंगे। ये जो मेरा एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, उसका आधा पार्ट हम कनेक्टेड लेग में कंसीडर करेंगे और आधा पार्ट हम आउटस्टैंडिंग लेग में कंसीडर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा नेट एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा A1 + KA2। A1 + KA2 क्यों लिया, क्योंकि मेरा जो कनेक्टेड लेग है वो जो टेंसाइल फोर्स आ रहा है उसको फुली रेजिस्ट करेगा, बट मेरा आउटस्टैंडिंग लेग जो है वो लोड को फुल्ली रेजिस्ट नहीं करेगा, बट उसका कुछ पार्ट ही हमारा लोड को रेजिस्ट करने में हेल्प करेगा। इसीलिए हमने A1 को पूरा लिया है और A2 का कुछ पार्ट लिया है। K हमारा वो फैक्टर है जो बताएगा कि हमारे आउटस्टैंडिंग लेग का कितना एरिया टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो अब K हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो K का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 3A1 / 3A1 + A2। अब क्वेश्चन ये है कि ये फार्मूला आया कहाँ से, तो ये फार्मूला भी हमारा IS 875 जो स्टील डिज़ाइन का कोड है वहाँ से मिला है हमें। तो K हो जाएगा मेरा 3A1 / 3A1 + A2। ये किसके लिए है हमारा, इफ़ ए सिंगल एंगल इज़ कनेक्टेड टू गजेट प्लेट। जब हम केवल एक ही एंगल को गजेट प्लेट से कनेक्ट करेंगे उस केस में हमारे K की वैल्यू ये हो जाएगी। और जब हम K की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके और A1 और A2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा A नेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब सेकंड केस है, अगर हमारे दो एंगल कनेक्टेड हों, और दो एंगल किस प्रकार कनेक्टेड हैं, अगर ये मेरी गजेट प्लेट है तो जो दो हमारे एंगल हैं वो दोनों गजेट प्लेट के एक ही साइड में कनेक्टेड हैं। तो हम सेकंड कंडीशन देखते हैं कि
इफ़ टू एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक, ये जो एंगल हैं वो बैक टू बैक प्लेस हैं और कहाँ पर प्लेस हैं, वन साइड ऑफ गजेट प्लेट। तो इस केस में हमारा जो k की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 5a1/5a1 + a2 और हमारा a नेट का फॉर्मूला सेम रहेगा a1 + ka2 और k की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा। अब हमारा थर्ड केस बनता है, अगर हमारे दो एंगल गज़ट प्लेट के अपोजिट साइड में कनेक्टेड हैं तो क्या होगा। तो अगर हमारे एंगल गज़ट प्लेट के अपोजिट साइड में कनेक्टेड हैं तो हमारा ए नेट का फॉर्मूला हो जाएगा a1 + a2। ये हमारा एक एंगल का एरिया हो जाएगा और अगर हमारे दो एंगल कनेक्टेड हैं तो हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 × a1 + a2। इस प्रकार से हमें नेट एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि ये जो हमारे एंगल हैं वो कनेक्ट होने चाहिए टैक रिवेट से। अब ये टैक रिवेट क्या होता है, जब किन्हीं दो मेंबर को हम टैक रिवेट से जोड़ते हैं तो वो जो मेंबर्स हैं वो हमारे सिंगल मेंबर की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो इसमें दो एंगल सेक्शन है, इनको गज़ट प्लेट से एक्ट किया, तो अब अगर हम इनको टैक रिवेट से जोड़ेंगे तो ये पूरा एक ही मेंबर की तरह एक्ट करने लगेगा। और अगर हम इनको टैक रिवेट से नहीं जोड़ते तो ये जो हमारे मेंबर हैं वो इंडिविजुअल एक्ट करेंगे। तो अगर हमारे जो मेंबर्स हैं वो टैक रिवेट से कनेक्टेड नहीं हैं तो हमें इस केस में दोनों एंगल्स का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमारा फिर k का फॉर्मूला यूज़ होगा 3a1/3a1 + a2। इससे हमारे एक एंगल का एरिया नेट एरिया निकलेगा। सिमिलरली हम फिर सेकंड एंगल के लिए अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एरिया आएगा। ये हम कब करेंगे, जब हमारे जो एंगल्स हैं, जब हमारे ये दो एंगल्स हैं वो टैक रिवेट से कनेक्टेड नहीं होंगे। अगर ये हमारे एंगल टैक रिवेट से कनेक्टेड होंगे तो हमारा ए नेट का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा a1 + a2। तो इस प्रकार से हमें ए नेट कैलकुलेट करना है और जब हमारा ए नेट आ जाएगा तो P × सिग्मा AT × ए नेट, तो P = सिग्मा AT × ए नेट करके हम जो हमारा टेंशन मेंबर है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ टेंशन मेंबर। अगर हमें कोई टेंशन मेंबर डिज़ाइन करना है तो हम उसको किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे। तो मेरा पहला स्टेप है कैलकुलेट द नेट एरिया। सबसे पहले हमें जो लोड गिवन है उस लोड के लिए हमें नेट एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, नेट एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा लोड अपॉन अलाउबल स्ट्रेस इन टेंशन। और अगर हमें अलाउबल स्ट्रेस दिया है तो हम अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यू रख देंगे। अगर हमें अलाउबल स्ट्रेस नहीं दिया है तो हम अलाउबल स्ट्रेस कितना लेंगे, 0.6 Fy। तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, P/0.6 Fy। तो यहाँ से मेरा ए नेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर हम ए नेट को 25 to 40% बढ़ा देंगे, क्यों, ग्रॉस एरिया निकालने के लिए। तो ग्रॉस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 1.25 to 1.4 के बीच में हम कोई भी एक फैक्टर ले लेंगे। मान लीजिए मैंने फैक्टर लिया 1.3 × ए नेट। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो ए नेट था उसको मैंने 30% बढ़ा दिया, तो मेरा क्या आ गया, ग्रॉस एरिया। तो हम इस प्रकार से ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। हम 1.3 की जगह 1.4 भी ले सकते हैं, 1.25 भी ले सकते हैं या 1.35 भी ले सकते हैं। तो जब मेरा ग्रॉस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो उस ग्रॉस एरिया के लिए हम स्टील टेबल से कोई एक सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे जिसका ग्रॉस एरिया हमारे इस जो हमने ग्रॉस एरिया कैलकुलेट किया है उससे इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा एरिया हमें नहीं लेना है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमने ग्रॉस एरिया कैलकुलेट किया है तो ऐसा सेक्शन चूज़ करें जिसका एरिया हमारे ग्रॉस एरिया से
के इक्वल हो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। हम किस प्रकार का सेक्शन चूज़ कर सकते हैं? हम एंगल सेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं, हम चैनल सेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली टेंशन मेंबर में हम एंगल सेक्शन को ही प्रेफर करते हैं, इसलिए हम एंगल सेक्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो जब हमारा एंगल सेक्शन सिलेक्ट होके आ जाएगा तो हम नंबर ऑफ़ रिवेट्स कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा कनेक्शन बनाने के लिए हमें कितने रिवेट की आवश्यकता है। नंबर ऑफ़ रिवेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम रिवेट का डायमीटर चूज़ कर लेंगे कि हम 16 mm या 20 mm डायमीटर रिवेट यूज़ कर रहे हैं। फिर इस रिवेट की हम रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रिवेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम रिवेटेड कनेक्शन वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिनको भी डाउट हो वो रिवेटेड कनेक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्लियर आपको समझ आ जाएगा रिवेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमारी रिवेट वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी तो हम गिवन लोड को जब रिवेट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मेरा नंबर ऑफ़ रिवेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। और जब मेरा नंबर ऑफ़ रिवेट कैलकुलेट होके आ गया तो हम उन रिवेट को अरेंज कर देंगे किसी भी पैटर्न में। चाहे तो हम चेन रिवेटिंग में अरेंज कर सकते हैं या डायमंड रिवेटिंग में अरेंज कर सकते हैं। तो हम उन रिवेट्स को अरेंज कर देंगे और फिर उन रिवेट्स को अरेंज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमारा नेट एरिया कैलकुलेट होके आएगा वो एरिया हमने जो स्टेप 1 में नेट एरिया कैलकुलेट किया है उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये नेट एरिया हमें रिक्वायर्ड था तो ये मिनिमम नेट एरिया है। अगर मेरा जो कैलकुलेटेड नेट एरिया है वो मिनिमम रिक्वायर्ड नेट एरिया से कम आता है तो हमको सेक्शन फिर से चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे जो कैलकुलेटेड नेट एरिया की वैल्यू इससे कम आती है इसका मतलब क्या है? मेरा सेक्शन जो ये लोड आ रहा है उसको कैरी नहीं कर पाएगा, तो हमें फिर से दूसरा हायर सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। और अगर मेरा कैलकुलेटेड नेट एरिया हमने जो स्टेप 1 में नेट एरिया कैलकुलेट किया था उससे ज़्यादा आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारा नेट एरिया कैलकुलेटेड एरिया से ज़्यादा आ जाएगा तो हम फिर उस सेक्शन की स्लेंडरनेस रेशो कैलकुलेट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्लेंडरनेस रेशो है वो IS स्पेसिफिकेशन द्वारा जो लिमिट प्रोवाइडेड की गई हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। IS स्पेसिफिकेशन द्वारा स्लेंडरनेस रेशो की क्या लिमिट दी गई हैं इसको हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो टेंशन मेंबर है उसकी स्लेंडरनेस रेशो IS स्पेसिफिकेशन के द्वारा जो स्लेंडरनेस रेशो गिवन है उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर हमारी स्लेंडरनेस रेशो गिवन स्पेसिफिकेशन से एक्सीड करती हैं तो हमारा टेंशन मेंबर फेल हो जाएगा। इसीलिए हमें स्लेंडरनेस रेशो को भी चेक करना पड़ता है। और अगर हमारा स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू IS स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है तो हमारा सेक्शन क्या है? ओके हो जाता है। तो ये 6 स्टेप मुझे फॉलो करने पड़ते हैं टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के लिए। आई होप आपको टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैलकुलेशन और डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।